पानपुरी नाम का गांव था, जहां पर प्रहलाद अपनी बेटी ऋचा के साथ रहता था। प्रहलाद गांव में पान बेचने का काम किया करता था। ठीक प्रहलाद के सामने गौरव की भी पान की दुकान थी, मगर गौरव अपने पान में गुटखा भी मिलाकर गांव में बेचा करता था, जिस वजह से गांव वालों को गुटखा पान खाने की आदत हो गई थी। कोई भी मीठा या सादा पान नहीं खाना चाहता था, जिस वजह से प्रहलाद का धंधा बंद पड़ने लगा था। प्रहलाद जाकर गौरव से बात भी करता है। गौरव, जो तुम कर रहे हो गलत है। पैसे कमाने के लिए तुम गुटखे का पान भी बेच रहे हो। मैं किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा हूँ। सब खा रहे हैं तो मैं बेच रहा हूँ, और मैं वो सब बेचूंगा जिसमें मेरा फायदा होगा। प्रहलाद वहाँ से चला जाता है। वो गांव का एक अच्छा नागरिक था। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो भूखा क्यों ना रहे, मगर वो गांव में कभी गुटखा पान नहीं बेचेगा। मगर वो टूट गया जब उसकी बेटी ऋचा का जन्मदिन था और उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो घर जाता है जहां ऋचा उसका इंतजार कर रही थी। पापा, आज मेरा जन्मदिन है, मेरे लिए आप क्या लाए? बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाने गया था, मगर खिलौने बड़े महंगे हो गए हैं आजकल, इसीलिए मैं बाजार से मोमोज लेकर आया हूँ। इसे खा लो बेटा, तुमने पहले कभी नहीं खाया है ना ये, और बेटा मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं पापा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोमोज लाने के लिए। ऋचा मोमोज खाने जा ही रही थी, तभी एक साधु उनके घर के बाहर आता है। साधु बड़े दुबले और थकी हालत में घर के बाहर लोगों से खाना मांग रहे थे। मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, वरना मैं एक कदम और नहीं चल पाऊंगा। कोई तो खाने को दे दो। प्रहलाद घर के बाहर आता है और साधु से कहता है, साधु जी, आप मेरे घर आ जाइए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। साधु पानी पीने के लिए प्रहलाद के घर जाते हैं। प्रहलाद उनको पानी पिलाता है। बेटा, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं बहुत बड़ी यात्रा करके आया हूँ और किसी ने मुझे खाने के लिए भोजन नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए साधु जी, लेकिन आज हमारे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है। साधु जी, मेरे पास मोमोज है ना, आप ये खा लीजिए। शुक्रिया बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया। साधु मोमोज खाते हैं और खाने के बाद उनके अंदर ताकत आ जाती है और वो प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद, तुमने और तुम्हारी प्यारी बच्ची ने आज मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जाओ, एक बक्सा लेकर आओ। प्रहलाद साधु को एक बक्सा लाकर देता है। साधु बक्से के ऊपर एक मंत्र पढ़ते हैं और जैसे ही प्रहलाद वो बक्सा खोलता है, उसमें एक अलग प्रकार का मसाला आ जाता है। मुझे पता है प्रहलाद कि तुम पान बेचते हो। इस मसाले को साधारण मसाला नहीं समझना, ये जादुई अग्नि मसाला है। मोमोज को तुम पान के पत्ते की तरह इस्तेमाल करना और पान बनाना। उसके बाद ये मसाला उसमें छिड़क देना। उस पान में ऐसी आग लगेगी जिसे खाकर इंसान के अंदर के दुख और तकलीफ जल जाएंगे। साधु अपने बस्ते से सोने का लॉकेट निकाल के भी उसे दे देते हैं। और ये भी अपने पास रखो, जब भी तुम ये अनोखा पान बनाओगे, इसे अपने गले में पहन कर रखना। ये तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की दोनों की रक्षा करेगी। साधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कहकर साधु अपने रास्ते निकल जाते हैं और अगले दिन प्रहलाद अपनी पान की दुकान में पहुंचता है। मोमोज फायर पान ले लो, मोमोज फायर पान। इस पान की आग तुम्हारे दुख दर्द को जला देगी और एक नई शुरुआत में मदद करेगी। आओ आओ, मोमोज फायर पान खाओ। तभी वहाँ एक औरत गुजर रही थी। वो मोमोज फायर पान के बारे में सुनती है। मोमोज के बारे में सुना है, पान के बारे में भी सुना है,
मगर ये मोमोज फायर पान क्या है? वो औरत प्रहलाद के पास जाती है। भैया, एक ये मोमोज फायर पान खिलाना। जी अभी खिलाता हूँ, बस अपना मुंह खोल कर रखिएगा, मैं पान सीधा आपको खिलाऊंगा। डरिएगा नहीं, इस पान की आग आपको जलाएगी नहीं, उल्टा आपकी मदद ही करेगी। प्रहलाद एक मोमो हाथ में लेता है। उसके अंदर पान की वस्तुएं रहती हैं। जैसे ही वो बक्से में से मसाला निकालकर छिड़कता है, वैसे ही मोमोज में आग लग जाती है और प्रहलाद सीधा वो मोमोज फायर पान उस औरत को खिला देता है। अरे ये पान तो बड़ा ही कमाल का है, बड़ा ही स्वादिष्ट पान है ये तो। कैसा लगा मेरा अनोखा मोमोज फायर पान? बहुत अच्छा है, खा के मानो शांति की लहर मन में उठ गई हो। धीरे धीरे पूरे गांव में प्रहलाद के मोमोज फायर पान प्रसिद्ध हो गए। सब गौरव के गुटके पान को छोड़कर प्रहलाद के पास मोमोज फायर पान खाने आने लगते हैं। ये देखकर गौरव गुस्से में प्रहलाद से मिलने आता है। ये तुम क्या कर रहे हो प्रहलाद? तुम ऐसे कैसे पान बेच सकते हो? तुम्हारी वजह से अब मुझसे कोई भी पान नहीं खरीद रहा। मैंने तो तुमसे कहा ही था कि इस गुटके पान को बेचना छोड़ दो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और पूरा गांव तुम्हारी वजह से दूषित हो गया था। अब जब सब अच्छी चीजें खा रहे हैं तो तुम्हें उससे भी दिक्कत है। ये गांव वाले क्या करते हैं और ये कैसे जीते हैं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है प्रहलाद। मुझे सिर्फ मेरे पैसे कमाने से मतलब है, जो मैं अभी कमा नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी वजह से। इसका हिसाब तो मैं लेकर रहूंगा प्रहलाद। इतना कहकर गौरव वहाँ से चला जाता है और अपनी दुकान पर जाकर 2 गुंडे बुला लेता है। क्या बात है, आज आपने हमें यहाँ कैसे बुलाया? कोनो दिक्कत आ गई का गौरव भैया? अभी क्या बताऊं, ये मोमोज फायर पान नाम से बाजार में कुछ आया है जिसने मेरा धंधा चौपट कर दिया है। तो आपको इसमें हमारी मदद चाहिए ताकि हम जाके देखें कि माजरा क्या है। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, अभी पता लगाते हैं क्या माजरा है। दोनों गुंडे प्रहलाद के पास जाते हैं। एक पान तो खिलाइए वाला। जरा हम भी देखें कि इसमें ऐसा क्या है। जी अभी खिलाता हूँ। प्रहलाद इस बात से अनजान था कि वो गुंडे हैं। प्रहलाद उन लोगों को मोमोज फायर पान बनाकर उनके मुंह में डाल देता है। अरे ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। तभी सोचो कि गांव के लोग इस मोमोज फायर पान को इतना पसंद क्यों करते हैं। वो लोग पान खाते वक्त प्रहलाद से पूछते हैं कि इस पान को बनाने का राज क्या है। प्रहलाद बिना किसी संकोच के अपने मसाले बक्से के बारे में बता देता है कि जैसे ही वो मसाला उस पान में डाला जाता है, वैसे ही उसमें आग लग जाती है। ये सुनकर वो दोनों वापस गौरव के पास लौट जाते हैं। क्या कुछ पता चला कि क्या सामग्री है उस मोमोज फायर पान की? कोई भी सामग्री नहीं है। उसके पास एक जादुई बक्सा है जिसमें जादुई मसाला है। मसाला छिड़कते ही वो पान बड़ा ही स्वादिष्ट हो जाता है और उसकी आग हमें कुछ भी नहीं करती, बल्कि अच्छा महसूस कराती है। अगर ऐसी बात है तो ये हमारे लिए अच्छा है। हम उस बक्से को चुरा लेंगे और अपने मोमोज फायर पान बेचेंगे, वो भी गुटखा डालकर, जिससे हमारा पान उसके पान से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा और पैसा ही पैसा होगा। तुम दोनों इसमें मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम दोनों को इस साल कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो, दोगे मेरा साथ? अगर इतना पैसा दोगे तो मना कौन कर सकता है। चलो। तीनों रात का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रात होती है, तीनों प्रहलाद की दुकान के बाहर पहुंचते हैं। बहुत मोमोज फायर पान बेचने का शौक था ना? अब देखता हूँ कि तू कैसे बेचता है। अब सिर्फ लोग मेरे पास से ये पान खाएंगे। वो गुंडे ताले खोलने में माहिर थे, क्योंकि वो गुंडे कम चोर ज्यादा थे। थोड़े ही समय बाद दोनों गुंडे ताले को खोल लेते हैं
और गौरव उस बक्से को उठा लेता है। अब हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। चलो यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गौरव अपनी दुकान पर चला जाता है। अगला दिन होता है और प्रहलाद अपनी दुकान खोलता है और वहाँ पर अपना बक्सा नहीं पाता है। और दूसरी ओर गौरव भी अपनी पान की दुकान पर मोमोज फायर पान बेचना शुरू कर देता है, जहाँ उसके 2 गुंडे भी खड़े होते हैं। ले लो, मेरे यहाँ के सबसे स्वादिष्ट मोमोज फायर पान ले लो। तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजरता है और गौरव से कहता है, अरे गौरव, तुमने भी ये मोमोज फायर पान बेचना शुरू कर दिया? हाँ, वो भी प्रहलाद से अच्छी। मेरे मोमोज फायर पान को खाने के बाद आप उसके वहाँ के पान को भूल जाएंगे। अगर ऐसा है तो लाओ, एक पान मुझे भी खिलाओ। जी जी, अभी खिलाता हूँ। जैसे ही गौरव उस आदमी को मोमोज फायर पान खिलाने के लिए बक्सा खोलता है, वैसे ही उसकी दुकान में आग लग जाती है। मेरी दुकान, नहीं नहीं। आग लगते ही प्रहलाद गौरव के पास गांव वाले और प्रधान को लेकर पहुंच जाता है। अरे, यहाँ तो गौरव की दुकान बुरी तरह से जल गई है और ये 2 गुंडे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रधान जी, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। इस प्रहलाद के बक्से को चुराने के लिए हमें गौरव ने ही कहा था। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि पैसों के लिए ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर दो, लेकिन तुम पैसों के पीछे इतने पागल हो गए कि तुम चोरी करने पर उतर आए। तुम तीनों को इस गांव से निष्कासित किया जाता है। जाओ और यहाँ पर कभी दिखाई मत देना। प्रधान और गांव वाले मिलकर उन तीनों को गांव से बाहर निकाल देते हैं। अगला दिन आता है और प्रहलाद फिर से मोमोज फायर पान बेचना शुरू कर देता है। ओंकिला अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में रहती थी, जो चाइना के काफी नजदीक था। ओंकिला के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और 3 छोटे बच्चे थे। ओंकिला के परिवार का खर्चा खेती किसानी से चलता था। चूँकि ओंकिला का गांव चाइना के पास था, इसलिए ओंकिला को मोमोज, चाउमीन, वेज हक्का नूडल्स, मनचाओ सूप जैसे चाइनीज व्यंजन बहुत अच्छी तरह से बनाना आते थे। ओंकिला की माँ खेत में काम करती और ओंकिला घर पर ही रहकर खाना बनाती। क्या हुआ माँ, आज आप बहुत लेट हो गई? बहुत सारे गांव वालों के साथ हमारा खेत भी मिलिट्री के पास जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी तो रोजी रोटी छिन जाएगी। लेकिन अगर हमारा खेत गया तो हमें मुआवजा भी तो मिलेगा ना। कोई चीज अपने पास हो, उसकी बात ही कुछ और होती है। पैसा तो हाथ में आते ही खर्च होने लगता है। तुम चिंता मत करो माँ, इनकम का कोई दूसरा इंतजाम जरूर हो जाएगा। आज मैंने मोमोज बनाए हैं, आप खा लो। दीदी, आप मोमोज बहुत अच्छे बनाती हैं, खाकर मजा आ जाता है। छुटुआ, मोमोज तो खूब खा रहा है। जरा ये बता, गणित में कितने नंबर आए हैं? 10 में से 0 अंडा। ओंकिला, तू इसे पढ़ाती नहीं है क्या? अगर यही हाल रहा तो ये पास नहीं हो पाएगा। माँ, इसे किसी अच्छे ट्यूशन की जरूरत है, ये मेरे पढ़ाने से नहीं पढ़ता। अगले दिन शाम को घर आकर माँ ने कहा, ओंकिला, हमारी जमीन चली गई, 2 लाख रुपए मिले हैं। क्या इन रुपयों से हम गांव में कोई काम शुरू कर दें? माँ, गांव में तो कोई काम नहीं है, मैं शहर चली जाती हूँ। कोई काम धंधा सेट हो जाएगा तो मैं आपको पैसे भेजती रहूंगी। लेकिन तू कौन से शहर जाएगी? मैं दिल्ली चली जाती हूँ। तू विशाखापट्टनम चली जा, वहाँ हमारे गांव का नौरेन काम करता है। परदेश में किसी जान पहचान के व्यक्ति से बहुत सहायता मिल जाती है। ओंकिला आंध्र प्रदेश में समुद्र के किनारे बसे शहर विशाखापट्टनम पहुंची और अपने गांव के लड़के नौरेन से मिली। मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ, तुम मुझे यहाँ कोई काम दिलवा दो। तुम्हें क्या आता है? मैं सारे चाइनीज फूड बना लेती हूँ। मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, वहाँ एक मोमोज बनाने वाले की जरूरत है। मैं अपने मालिक से बात करता हूँ। नौरेन ने रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु से बात की और ओंकिला को मोमोज बनाने का काम मिल गया। रेस्टोरेंट समुद्र के किनारे पर ही था। लोग बीच पर घूमने आते और खाना पीना भी खूब चलता।
ओंकिला के हाथ के टेस्टी मोमोज लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु की कमाई खूब बढ़ रही थी, लेकिन कमाई बढ़ने के साथ विष्णु अपने यहाँ के वर्कर्स की सैलरी नहीं बढ़ा रहा था। वो ओंकिला को केवल 10,000 देता था। ओंकिला के लिए बचत करना और अपने घर पैसे भेजना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे यहाँ आए हुए 6 महीने होने जा रहे हैं। मैं घर पर अभी तक मुश्किल से 8-10 हजार रुपए ही भेज पाई हूँ। माँ के लिए खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। अगले दिन ओंकिला ने रेस्टोरेंट के मालिक से कहा, अंकल मेरी सैलरी 15,000 कर दीजिए, मैं घर पैसे नहीं भेज पा रही। तो मैं क्या करूं? मैंने क्या तुम्हारे परिवार को पालने का ठेका ले रखा है? मैंने तुम्हें काम दिया, यही मेरा तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। सैलरी नहीं बढ़ेगी, जाओ अपना काम करो। उस समय ओंकिला के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए उसने रेस्टोरेंट पर काम करना जारी रखा। रेस्टोरेंट के पास अक्सर एक कुत्ता आ जाता था। ओंकिला ने उसका नाम मोती रख दिया था। मोती जब भी आता, ओंकिला उसे 2 मोमोज खाने को देती। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने ओंकिला को कुत्ते को मोमोज खिलाते हुए देख लिया। मोमोज बनाने का सामान तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं आता, जो तुम कुत्ते को मोमोज खिलाए जा रही हो। 2 मोमोज कुत्ता खा लेगा तो आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा? जरा सी बात पर आप मेरे माँ बाप को क्यों बीच में ला रहे हैं? इन मोमोज के पैसे तुम्हारी सैलरी से कटेंगे। उस महीने विष्णु ने ओंकिला को सिर्फ 8,000 रुपए ही दिए। रेस्टोरेंट के मालिक के कठोर व्यवहार की वजह से ओंकिला ने एक फैसला लिया। ओंकिला ने नौरेन से कहा, मैं यहाँ पर काम छोड़ रही हूँ, अब मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें काफी सारा सामान खरीदना होगा और एक काउंटर भी चाहिए होगा जिस पर रखकर तुम मोमोज बेच सको। क्या तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं? कुछ रुपए हैं मेरे पास, थोड़े तुम दे दो। ओंकिला ने समुद्र के किनारे एक काउंटर पर अपने मोमोज बेचना शुरू कर दिए। अब विष्णु के रेस्टोरेंट पर कम ही लोग मोमोज खाने जाते। बीच पर घूमने वाले ज्यादातर लोग ओंकिला के मोमोज खाते। ओंकिला अब हर महीने लगभग 20,000 रुपए कमाने लगी। विष्णु को ओंकिला के काउंटर पर भीड़ लगी देखकर चिंता होने लगी। अभी तक तो केवल मेरे रेस्टोरेंट पर ही चाइनीज फूड बिकता था, लेकिन इस लड़की ने मेरा एकाधिकार समाप्त कर दिया। किसी दिन ये मेरी तरह रेस्टोरेंट भी खोल सकती है। कांटों का पेड़ बड़ा हो इससे पहले ही उसे उखाड़ देना उचित है। विष्णु एक दिन ओंकिला के पास जाकर बोला, ओंकिला, मेरे नए वर्कर्स अच्छे मोमोज नहीं बना पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम मेरे रेस्टोरेंट में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी सैलरी 2,000 बढ़ा दूंगा। नहीं अंकल, अब मैं 20,000 कमाती हूँ, मुझे आपके रेस्टोरेंट में काम करने की जरूरत नहीं है। तो तुम अपना धंधा मेरे रेस्टोरेंट से कहीं दूर शिफ्ट कर लो। क्यों कर लूं? क्या बीच की सारी जमीन आपके पिताजी की है? ओंकिला के मुंह से कड़क जवाब सुनकर विष्णु का खून उबलने लगा। आप मोमोज के अलावा और भी चीजें बेचते हैं, आप उन्हीं पर फोकस करें। और अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना रेस्टोरेंट कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। अभी तक ये लड़की मुझसे सैलरी मांगती फिरती थी और अब ये मुझे ही जवाब दे रही है। इसके अहंकार को चूर चूर ना किया तो मेरा नाम भी विष्णु चंद्र देसाई नहीं। उस रात जब ओंकिला अपने रूम पर पहुंची, तो 2 आदमियों ने उसे पकड़ लिया। अगर तुमने अपना धंधा विष्णु भाई के रेस्टोरेंट के पास से अलग नहीं किया, तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारी पहुंच अरुणाचल प्रदेश तक है, तुम्हारे परिवार पर भी हमारी नजर है। दोनों आदमी ओंकिला को धमकी देकर चले गए। ओंकिला को बहुत देर बाद सांस आई। ओंकिला ने फोन पर अपनी माँ से बात की। तू डरना मत बेटी, यहाँ कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तू अपना काम जारी रख। तू इसी समय पुलिस के पास जा। ओंकिला ने पुलिस के पास जाकर शिकायत की। पुलिस विष्णु के पास पहुँची। विष्णु भाई, आप यहाँ के सम्मानित व्यक्ति हैं। क्या आप किसी की जान लेकर हत्यारा बनना चाहते हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी की जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैं तो सिर्फ उस लड़की को डराना चाहता था। इस तरह डराने धमकाने वाले काम मत करिए, वरना आपके लिए कानूनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उस लड़की को अपना बिजनेस करने दीजिए। पुलिस के जाने के बाद विष्णु सोचने लगा, बल से काम नहीं चलेगा, मैं फंस जाऊंगा। दिमाग से काम लेना होगा। कुछ दिनों बाद ओंकिला के पास एक लड़की आई। हेलो मैम, मैं हिंदुस्तान पे कंपनी की तरफ से आई हूँ। प्लीज आप हमारा कोड स्कैनर लगवा लीजिए।
इसके तो पैसे जाएंगे। ये फ्री है, आप मुझे अपना मोबाइल दीजिए, मैं अभी आपका अकाउंट इससे लिंक कर देती हूँ। बहुत सारे कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट की मांग करते थे, इसलिए उंकिला ने सोचा कि उसे स्कैनर लगवा ही लेना चाहिए। उंकिला ने अपना मोबाइल लड़की को दे दिया। वो लड़की एक हैकर थी जिसे विष्णु ने भेजा था। लड़की ने उंकिला के बैंक अकाउंट के सारे पैसे उड़ा दिए। ये लीजिए, हो गया। अगले दिन ओंकिला अपने एटीएम कार्ड से पैसे निकालने पहुंची तो उसे पता चला कि उसके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है। ओंकिला तुरंत बैंक गई और उसने अपने अकाउंट के बारे में पूछताछ की। बैंक में उसे बताया गया कि वो ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार हुई है। ओंकिला समझ गई कि हिंदुस्तान पे वाली लड़की ने उसे धोखा दिया। ओंकिला ने पुलिस स्टेशन में लड़की की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चला। उधर विष्णु ने ओंकिला का काउंटर भी चोरी करवा दिया, जिसमें ओंकिला का सारा सामान रखा रहता था। ओंकिला के पास अब ना तो इन्वेस्टमेंट के पैसे थे और ना ही सामान। वो रोती हुई नौरेन के पास पहुंची। मैं लुट गई नौरेन। क्या हुआ उंकिला, तुम रो क्यों रही हो? उंकिला ने नौरेन को सारी आपबीती सुनाई। क्या तुम मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो? नौरेन 2 दिन पहले ही गांव से लौटा था। मुझे माफ कर देना उंकिला, मैं परसों ही अपनी बहन की शादी करके लौटा हूँ। मेरे सारे पैसे शादी में खर्च हो गए। ओंकिला बीच पर बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ वही कुत्ता मोती आया, जिसे ओंकिला मोमोज खिलाती थी। आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं लुटी हुई बैठी हूँ। मोती अचानक एक देवता में बदल गया। मैं समुद्र का देवता वरुण हूँ और कुत्ते के रूप में बीच पर टहलकर लोगों की परीक्षा लेता हूँ। आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? मैं तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करती। भगवान हमेशा किसी जीवित प्राणी के रूप में ही परीक्षा लेने आते हैं। वरुण देवता ने ओंकिला को कुछ बीज दिए। इन बीजों को समुद्र की रेत पर फैला देना। उनसे जो पौधे निकलेंगे उन पर मोमोज आएंगे, जिन्हें सिर्फ तुम ही पौधों से अलग कर सकोगी। ऐसा कहकर वरुण देवता गायब हो गए। ओंकिला ने बीजों को रेत पर डाला और अगले ही दिन पौधे निकल आए, जिन पर मोमोज के फल लगे हुए थे। ओंकिला ने मोमोज को तोड़कर एक कटोरी में रखा और मोमोज बेचने लगी। उन मोमोज में वही स्वाद था जो ओंकिला के हाथों से बने मोमोज में होता था। विष्णु को जब पता लगा कि ओंकिला ने रेत में मोमोज के पौधे उगाए हैं, तो वो रात में मोमोज तोड़ने पहुंच गया। विष्णु ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन ना एक भी मोमोज टूटा और ना एक भी पौधा जमीन से उखड़ा। विष्णु बाजार से कुछ जहरीले कीड़े ले आया जो फसल को नष्ट कर देते हैं। उसने मोमोज के पौधों पर कीड़ों को छिड़क दिया। अब आएगा मजा। लेकिन तभी एक तेज समुद्र की लहर आई और उसने सारे मोमोज के पौधों से कीड़ों को साफ कर दिया। विष्णु एक ट्रॉली में ढेर सारा लकड़ी का बुरादा भरकर लाया और उसने बुरादे को मोमोज के पौधों पर डाल दिया और फिर उसने बुरादे पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। विष्णु को लगा अब काम बन जाएगा, लेकिन तभी बीच पर जोरदार बारिश होने लगी और आग बुझ गई। ये बारिश को भी अभी आना था। तभी नौरेन वहाँ पर आ गया। ये सब आप क्या कर रहे हैं सर? ओंकिला ने मुझे बताया था कि ये मोमोज किसी देवता के वरदान हैं। कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐ नास्तिक हूँ, मुझ पर इन देवताओं और वरदानों की बातों का कोई असर नहीं होगा। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है और मैं तुम्हें ओंकिला के इन फ्री के मोमोज को तबाह करके दिखाऊंगा। तभी ओंकिला वहाँ आ गई। विष्णु अंकल, आप मेरे मोमोज के पौधों को कोई नुकसान ना पहुँचाएं, वरना मैं फिर से पुलिस के पास जाऊंगी और आपकी शिकायत करूंगी। अगर ये बार बार पुलिस के पास गई तो मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी। अभी मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। तुम गलत समझ रही हो ओंकिला, मैं तो बस यहाँ इन मोमोज को देखने आया था। अगर तुम्हें परेशानी है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नौरेन, तुम मेरे साथ आओ। विष्णु नौरेन को साथ लेकर अपने घर पहुँचा। नौरेन, तुझे मेरा एक काम करना है। कैसा काम सर? तू अपने गाँव जा और किसी तरह ओंकिला की माँ और उसके भाइयों को बीमार कर दे। अगर वो लोग बीमार पड़ गए तो ओंकिला को उनकी देखभाल के लिए घर वापस लौटना पड़ेगा और इस तरह ओंकिला मेरे रास्ते से हट जाएगी। तुझे मैं इस काम के बदले 50,000 रुपए दूंगा और अगर तूने इनकार किया
तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। नौरेन संकट में पड़ गया। उस रात वो सो नहीं पाया। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास मालिक का ऑर्डर पूरा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आगे जो होगा देखा जाएगा। आखिर मैं ये पाप खुद से तो नहीं कर रहा, मैं तो बस मजबूरी में कर रहा हूँ। भगवान मुझे माफ करना। ने गांव गया और ओंकिला के घर मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचा। ओंकिला की माँ नौरेन की मौसी लगती थी। मौसी, मैंने नई मोटरसाइकिल खरीदी है, इसी की मिठाई लेकर आया हूँ। ओंकिला की माँ नौरेन पर बहुत भरोसा करती थी। बहुत खुशी की बात है बेटा। और सुनाओ, घर पर सब कुशल मंगल तो है? और ओंकिला कैसी है? घर पर सब कुछ अच्छा है और ओंकिला की भी अच्छी कमाई हो रही है। आपकी बेटी बहुत मेहनती है। ऐसी बेटी किस्मत वालों को ही मिलती है। कुछ देर बातें करने के बाद नौरेन चला गया। ओंकिला की माँ और उसके भाइयों ने मिठाई खा ली। उन चारों को बुखार आ गया और वो बुरी तरह बीमार पड़ गए। ओंकिला को अपने परिवार की देखभाल के लिए घर लौटना पड़ा। अब मुझे कोई डर नहीं। इन पौधों को उखाड़ नहीं सकते, लेकिन नष्ट तो कर ही सकते हैं। विष्णु एक रोलर ले आया और उसने रोलर को पौधों पर चढ़ा दिया, लेकिन उससे भी पौधों का कुछ नहीं बिगड़ा। रोलर ऊपर से गुजर जाने के बाद पौधे फिर से वैसे ही खड़े हो गए। विष्णु गुस्से से पागल हो गया। उसे सामने वही कुत्ता मोती दिखा। विष्णु ने अपना गुस्सा कुत्ते के ऊपर निकालना चाहा। आज मैं इस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विष्णु कुत्ते पर रोलर चढ़ाने ही वाला था कि तभी कुत्ता वरुण देवता में बदल गया और वरुण देवता ने विष्णु को रोलर सहित उठाकर समुद्र के बीचों बीच फेंक दिया। बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई मुझे बचाओ। वरुण देवता उसके पास जाकर बोले, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे वचन दो कि ओंकिला के काम में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ ओंकिला के व्यापार में किसी तरह की बाधा नहीं डालूंगा। उसके पैसे भी वापस कर दूंगा और उसका काउंटर भी। तब वरुण देवता ने विष्णु को उठाकर समुद्र किनारे फेंक दिया और वे वहाँ से गायब हो गए। वे ओंकिला के घर पहुँचे और ओंकिला के परिवार को भी अच्छा कर दिया। ओंकिला शहर वापस लौट आई और उसका काम धंधा पहले की तरह चलने लगा।